नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में अध्ययन करेंगे। यह वैदिक काल का तीसरा वीडियो है और इसके पहले हम लोग वैदिक काल के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स को जाने। दूसरा वीडियो में हम लोग पूर्व वैदिक काल, जिसको ऋग्वैदिक काल कहते हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन किए कि पूर्व वैदिक काल के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था और धार्मिक जीवन कैसा था। इसके बारे में हम लोग अध्ययन किए। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था और आर्थिक जीवन कैसा था, और इन सभी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। देखेंगे किस प्रकार से पूर्व वैदिक काल के लोगों के जीवन यापन से उत्तर वैदिक काल के लोगों का जीवन यापन अलग था। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा कि वैदिक काल को दो भागों में क्यों विभाजित किया गया। तो वैदिक काल को दो भागों में विभाजित करने का मुख्य कारण यह है कि पूर्व वैदिक काल मतलब कह सकते हैं कि 1500 बीसी से लेके 1000 तक के बीसी के पीरियड में 1000 तक के बीसी तक के पीरियड के लोगों का जीवन यापन और 1000 से बीसी से लेके 600 तक के बीसी तक के पीरियड के लोगों का जीवन यापन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। इसीलिए इस वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक के पीरियड को पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत रखा गया है और जबकि 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक के पीरियड को उत्तर वैदिक काल में रखा गया है। तो दोस्तों आज हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में अध्ययन करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से पूर्व वैदिक काल के लोगों का जीवन यापन से उत्तर वैदिक काल के लोगों का जीवन यापन में बदलाव देखने को मिलता है। तो हम लोग देखते हैं कि 1000 बीसी के आसपास 1000 बीसी के आसपास लोहे का खोज हो चुका था। ठीक है, लोहे का खोज हो जाने के कारण अब पूर्व वैदिक काल के लोगों के जीवन यापन में बहुत बड़ा जीवन बदलाव देखने को मिलता है, जिसको हम लोग उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो 1000 बीसी के आसपास लोहे का खोज हो जाने के कारण सभी सेक्टरों में, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो या फिर धार्मिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसी प्रभाव को हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चेंजिंग हुआ, क्या क्या बदलाव हुआ, लोहे के खोज होने से क्या क्या समाज में बदलाव हुआ, इसको हम लोग अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज हम लोग राजनीतिक जीवन से, उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक जीवन से शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहले इसका राजनीतिक जीवन जो है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जन का आकार। हम लोग पूर्व वैदिक काल में क्या अध्ययन किए थे कि पूर्व वैदिक काल में जन, जिसको कबीला भी कहा जाता था और उसके प्रमुख को राजन कहा जाता था, जबकि यहाँ जन का आकार क्या हो गया, बड़ा हो गया और इसको जनपद कहा जाने लगा। हम लोग पूर्व वैदिक काल में क्या अध्ययन किए थे कि परिवार के सबसे छोटी इकाई को परिवार कहा जाता है, जिसको कुल कहा जाता है, और बहुत सारे परिवार मिलने के बाद ग्राम का निर्माण होता था और बहुत सारा ग्राम के मिलने के बाद विष का निर्माण होता था और बहुत सारा विष के मिलने से जन का निर्माण होता था, जिसको कबीला कहा जाता था। और यहाँ पे एक स्टेप आगे हो जाना है कि बहुत सारा जन मिलने के बाद जनपद का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, एक है आपका भरत जन, एक है भरत जन जो पुरुजन, और एक पुरुजन है, दोनों के मिलने से कुरु जनपद का निर्माण होता है। दोनों को मिलने से कुरु जनपद का निर्माण होता है। और जिस तरह हम लोग देखे थे कि पूर्व वैदिक काल में राजा का महत्व सीमित था, राजा का शक्ति सीमित था, राजा का अधिकार कह सकते हैं बहुत सीमित था, जबकि उत्तर वैदिक काल में राजा का महत्व जो है बहुत बढ़ गया था। राजा का महत्व और शक्ति में बहुत वृद्धि हुआ था, बहुत बढ़ गया था। और राजा का पद पूर्व वैदिक काल में वंशानुगत नहीं था, जबकि उत्तर वैदिक काल में राजा का पद जो है वंशानुगत कर दिया गया है, वंशानुगत हो गया है। ठीक है, और सभा एवं समिति का महत्व कम हो गया। जब पूर्व वैदिक काल में राजा का महत्व, राजा का शक्ति सीमित था, उस समय सभा एवं समिति का जो है महत्व बहुत ज़्यादा था। जो सभा एवं समिति क्या था कि सभा एवं समिति राजा के कार्यों में मदद करने वाला संस्था था, तो उस समय उसका महत्व बहुत ज़्यादा था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में राजा का शक्ति जब बढ़ गया, राजा का महत्व बढ़ गया, तो इस संस्था का शक्ति जो है, संस्था का महत्व घट गया। सभा एवं समिति का महत्व क्या हुआ, कम हो गया। ठीक है, और आगे देखते हैं कि रत्नीन, जो पूर्व वैदिक काल में रत्नीन किसको कहते हैं
जो अलग अलग क्षेत्र के जो प्रमुख होते थे उन सभी को मिला के रत्निन कहे जाते थे। तो पूर्व वैदिक काल में रत्निन की संख्या कितनी थी? 7। जबकि उत्तर वैदिक काल में रत्निन की संख्या हो गया 7 से बढ़ के 17 हो गया। रत्निन की संख्या कितना हो गया? 17। ठीक है। और कर व्यवस्था हम लोग देखते हैं कि हम लोग टोटल जितना भी क्षेत्र है आपका, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, पूर्व वैदिक काल से तुलना करके ही हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो उसी को हम लोग को तुलना करके ही पढ़ना है कि कर व्यवस्था जो है, पूर्व वैदिक काल में कर व्यवस्था क्या था कि एक बलि नाम का एक कर था जो स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था। स्वेच्छा से, कोई पाबंदी नहीं हुआ करता था कि आपको देना ही है, कोई कंपलसरी नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या है, उत्तर वैदिक काल में कि कर व्यवस्था का विस्तार हुआ, नियमित हुआ और अनिवार्य कर दिया गया कि आपको देना ही है। कर व्यवस्था में ये बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सेना एवं न्याय व्यवस्था। सेना एवं न्याय व्यवस्था जो है आपका अभी भी वैसे ही है, अस्थायी नहीं हुआ था। जिस प्रकार से पूर्व वैदिक काल में सेना को अस्थायी नहीं किया गया था, न्याय व्यवस्था का कुछ अलग से देखने को नहीं मिलता था, ठीक उसी प्रकार से उत्तर वैदिक काल में ऐसा ही था कि सेना को अस्थायी अभी भी नहीं किया गया था। ठीक है, आगे हम लोग अध्ययन करते हैं सामाजिक जीवन के बारे में। राजनीतिक जीवन हो गया, सामाजिक जीवन के बारे में देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था। तो यहाँ पे देखते हैं कि वर्ण जो है जन्म के आधार पे, 4 जो वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण जो है जन्म के आधार पे निर्धारित होने लगा। जबकि पूर्व वैदिक काल में क्या होता था, वर्ण का निर्धारण को कि कौन व्यक्ति कौन सा वर्ण का होगा, इसका निर्धारण कैसे होता था, तो कर्मों के आधार पे होता था कि कौन व्यक्ति कौन से काम को कर रहा है, उसके आधार पे उसका वर्ण को निर्धारित किया जाता था। जबकि उत्तर वैदिक काल आते आते यहाँ पे वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पे होने लगा कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण है तो उसका बाल बच्चा, बेटा बेटी ब्राह्मण ही होगा। जन्म के आधार पे यहाँ पे वर्ण का निर्धारण होने लगा। ठीक है, एक है गोत्र है कि गोधन, गायों को एक जगह एकत्रित करने वाले व्यक्तियों को गोत्र कहा जाता था, इसलिए वहाँ पे अलग अलग गोत्र के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, कहाँ ये गोत्र के बारे में वर्णन उत्तर वैदिक काल से ही मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था की शुरुआत आपका उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। जावलो उपनिषद से इसका पता चलता है। आश्रम व्यवस्था 0 से 25 वर्ष तक के आयु के लोगों को ब्रह्मचर्य जीवन में रखा गया है। 25 से 50 वर्ष की आयु तक के लोगों को गृहस्थ जीवन में, और 50 से 75 वर्ष की आयु के लोगों को वानप्रस्थ जीवन में, और 75 से 100 वर्ष के लोगों को संन्यास जीवन में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि समाज में स्त्रियों का स्थिति कैसा था। उत्तर वैदिक काल में समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसा था, हम लोग तो देखे थे पूर्व वैदिक काल में कि स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। एक समिति और विदत में स्त्रियों को भागीदारी दिया गया था, और स्त्रियों को पुरुष अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेने का अधिकार था। यहाँ पे क्या है, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। गिरावट देखने को मिलता है कि समिति एवं विदत में भागीदारी खत्म कर दी गई। जिस समिति में, जिस विदत में स्त्रियों को भी इसका सदस्य बनाया जाता था, यहाँ पे उसका भागीदारी को समाप्त कर दिया गया। और पर्दा प्रथा, वैदिक काल में पर्दा प्रथा नहीं था, जबकि यहाँ पर्दा प्रथा शुरुआत हो गया उत्तर वैदिक काल में। और इसमें देखते हैं कि अथर्ववेद में कन्या के जन्म की निंदा की गई है। अथर्ववेद में कन्या के जन्म की निंदा की गई है। ऐत्रेय ब्राह्मण में चिंता का कारण बताया है, कन्या को चिंता का कारण बताया गया। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि स्त्रियों की स्थिति क्या थी उत्तर वैदिक काल में, मतलब धीरे धीरे बहुत खराब स्थिति हो चुकी थी। ठीक है, तो स्त्रियों की स्थिति में गिरावट देखने को मिलता है। और कुछ देखते हैं विदुषी महिला में देखते हैं कौन कौन है, मैत्रेय है, गार्गी है, सलवा है, कात्यायनी है इत्यादि, ये सब विदुषी महिलाएं थी।
तो हम लोग क्या किए थे कि पूर्व वैदिक काल के वीडियो में विदुषी महिला में हम लोग पढ़ लिए थे मैत्रेय, गार्गी, कात्यायनी, जो ये उत्तर वैदिक काल का है। पूर्व वैदिक काल का क्या होगा, बाय मिस्टेक हम लोग आपका मैत्रेय, गार्गी, कात्यायनी पढ़े थे। पूर्व वैदिक काल का होगा लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, ठीक है। और ये आपका उत्तर वैदिक काल का हो जाएगा मैत्रेय, गार्गी, सलवा इत्यादि, कात्यायनी इत्यादि, ठीक है। नेक्स्ट है विवाह, कि विवाह इसका है मनुस्मृति में इसे विवाह का वर्णन 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में विवाह जो है बहुत प्रसिद्ध, 2 प्रसिद्ध विवाह है, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या होता है, इसमें अनुलोम विवाह में लड़के जो हैं, वर जो है, अनुलोम विवाह में लड़का जो है उच्च जाति के होता है और लड़की निम्न जाति के, जबकि प्रतिलोम विवाह में लड़की उच्च जाति का होता है और लड़का निम्न जाति का, ठीक है। और ये 2 विवाह जो है वह उत्तर वैदिक काल का प्रसिद्ध है और ऐसे मनुस्मृति में तो 8 प्रकार के विवाह बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि भोजन, जिस प्रकार से पूर्व वैदिक काल में भोजन, कुछ व्यक्ति मांसाहारी थे, शाकाहारी थे, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी कुछ व्यक्ति शाकाहारी, कुछ व्यक्ति मांसाहारी देखने को मिलता है। और इसके आगे देखते हैं मनोरंजन का साधन जो है पूर्व वैदिक काल के जैसा ही था, पासा खेलना, नृत्य करना, आपस में पशु पक्षियों को लड़ाना, तो इसी प्रकार मनोरंजन का साधन उत्तर वैदिक काल में भी देखने को मिलता है। दास प्रथा पूर्व वैदिक काल में भी था, तो दास प्रथा उत्तर वैदिक काल में भी देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आर्थिक जीवन, कि आर्थिक जीवन कैसा था। तो आर्थिक जीवन पूर्व वैदिक काल में हम लोग पढ़े थे कि मुख्य पेशा, पूर्व वैदिक काल के लोगों का मुख्य पेशा क्या था, तो मुख्य पेशा पशुपालन था और सेकंड प्रमुख पेशा था कृषि। जबकि यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाता है, यहाँ पे मुख्य पेशा हो जाता है, मुख्य व्यवसाय हो जाता है कृषि। लोहे के खोज हो जाने के कारण, लोहे के जब खोज हो गया तो कृषि कार्य में बहुत मदद मिलने लगा, किसी यंत्र के लोहे का बनाए जाने लगे। हाँ, जंगलों को काटने में सुविधा होने लगी, जंगलों को साफ सफाई करने में सुविधा होने लगे, इसीलिए कृषि जो है प्रमुख व्यवसाय बन गया, ठीक है। तो प्रमुख व्यवसाय क्या हो गया, कृषि हो गया। कृषि के उसके बाद इसमें चावल का उत्पादन होने लगा, उड़द का होने लगा, जौ का होने लगा, गेहूं का होने लगा। इन सभी फसलों का उत्पादन उत्तर वैदिक काल से ही माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि काठक संहिता में एक है, काठक संहिता में 24 बैल वाले हल का प्रमाण मिला है, 24 बैल वाले हल का। आप सोच सकते हैं कि किसी का कितना महत्व था, कि काठक संहिता से यह पता चलता है कि 24 बैल वाले हल हुआ करते थे, कब, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। आगे देखते हैं कि दूसरा प्रमुख व्यवसाय हो गया पशुपालन, दूसरा प्रमुख व्यवसाय पशुपालन। इसके बाद है उद्योग एवं व्यापार का विकास हुआ, ठीक है। उद्योग का भी विकास होने लगा, जो चर्मकार था, रथकार, ये सब जो है उद्योग, इसका विकास हुआ। व्यापार में भी विकास हुआ। विदेशी, पहले पूर्व वैदिक काल में हम लोग क्या पढ़े थे कि आंतरिक व्यापार सिर्फ आंतरिक होता था, जबकि यहाँ पे व्यापार विदेशी व्यापार भी होने लगा। उत्तर वैदिक काल में विदेशी व्यापार होने लगा। सिक्के का प्रचलन अभी तक नहीं हो पाया था, सिक्के का प्रचलन उत्तर वैदिक काल तक भी नहीं हुआ था। और इस काल में आर्थिक प्रगति से नगरीकरण प्रारंभ हो गया था, उत्तर वैदिक काल से ही नगरीकरण प्रारंभ मनाया था। ऐसे तो सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़े थे, नगरी सभ्यता थी, और इसका वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में, उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में जो है, यहाँ से आपको नगरीकरण का प्रमाण मिलने लगता है, ठीक है। आगे हम लोग अध्ययन करते हैं धार्मिक जीवन के बारे में, कि उत्तर वैदिक काल के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था। तो धार्मिक जीवन में है कि यज्ञ एवं कर्मकांडों का महत्व बढ़ गया था, क्योंकि आर्थिक स्थिति तो अच्छा हो चुका था। तो आर्थिक स्थिति अच्छा हो जाने के बाद राजा लोग क्या करने लगे, यज्ञ करने लगे। और इसमें क्या है, वो आर्थिक स्थिति जब सुधार होता है तो आदमी लोग क्या करते हैं, दान दक्षिणा देने लगते हैं। तो इसमें क्या है कि यज्ञ एवं कर्मकांडों का महत्व बढ़ गया था, ठीक है।
ब्राह्मण एवं क्षत्रिय में संघर्ष होने लगा था। अपने आप को शक्तिशाली प्रदर्शित करने के लिए, अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के लिए संघर्ष भी होने लगा था। और देखते हैं कि इसका प्रमुख देवता जो है, प्रमुख देवता हम लोग पूर्व वैदिक काल में प्रमुख पढ़े थे प्रमुख देवता इंद्र को, जबकि यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता है प्रजापति, जिसको सृजन का देवता कहा जाता है। ठीक है। और एक है विष्णु, जो शोषण एवं रक्षक देवता कहा जाता है। एक है रुद्र, जिसको पशुओं का देवता कहा जाता था, रुद्र जिसको पशुओं का देवता। और एक पुषण, जो कि पूर्व वैदिक काल में इसको पशुओं का देवता कहा जाता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता कहा जाता है। ठीक है। वरुण को जल देवता कहा जाता है। ठीक। और इसमें 3-4 यज्ञ भी है, यज्ञ के बारे में देखते हैं कौन सा यज्ञ किससे संबंधित है। एक है राजसूय यज्ञ, जो राज्याभिषेक के समय किया जाता था। राजा के राज्याभिषेक के समय जो यज्ञ किया जाता था उसको राजसूय यज्ञ कहा जाता था। ठीक है। और इसका आगे है एक अश्वमेध यज्ञ, जिसको राज्य विस्तार के लिए किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ कब किया जाता था? तो राज्य विस्तार के लिए। ठीक है। एक है वाजपेय यज्ञ, इसको जो है शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता था। वाजपेय यज्ञ शक्ति प्रदर्शन के लिए। ठीक। और इन यज्ञों में कर्मकांड एवं बलि की बहुत प्रधानता होती थी। ये यज्ञ जो होता था इसमें कर्मकांडों की प्रधानता थी, बलियों की प्रधानता थी, बहुत सारा बलि दिया जाता था। तो इस उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में जब उपनिषद का रचना हुआ तो उस उपनिषद में कर्मकांडों का निंदा किया गया है, बलि का निंदा किया गया है। तो इस प्रकार से मतलब कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण आते आते समाज में बहुत आडंबर फैल चुका था, बहुत अंधविश्वास फैल चुका था कि कोई भी यज्ञ में बहुत सारा बलि दिया जाता था। तो बहुत आडंबर फैल चुका था, अंधविश्वास फैल चुका था, बहुत ढकोसला फैल चुका था। तो इससे परेशान होके कुछ व्यक्ति क्या कहते हैं इस धर्म से अलग होने लगे उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में। ठीक है। इससे परेशान होने के बाद कुछ व्यक्ति लोग इस धर्म से अलग होने लगे और यहीं से एक धार्मिक क्रांति का शुरुआत होता है, जो कि आगे जाके हम लोग पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में। यहीं से होता है। इस समाज में इतना पाखंडी फैल जाता है, इतना आडंबर फैल जाता है कि कुछ व्यक्ति इससे अलग होना चाहता है और अलग होने के क्या कहते हैं चाह में ही दूसरे धर्म का से उदय होता है, जैसे बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का। इस तरह से बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय होता है। आगे हम लोग देखते हैं कुछ नदी के बारे में, जो कि वैदिक सभ्यता का जो नदी है, जो कुछ उसका प्राचीन नाम और आधुनिक नाम क्या है, इसके बारे में देखते हैं कि वितस्ता है। क्या है वितस्ता? जिसको अभी आधुनिक नाम में झेलम नदी कहा जाता है। वितस्ता को अभी क्या कहा जाता है? झेलम नदी। परुष्णी को कहा जाता है रावी नदी, और शत्रुदी को कहा जाता है सतलज नदी, अस्किनी को कहा जाता है चिनाब नदी, सादानीरा को कहा जाता है गंडक नदी, और कुब्रा को कहा जाता है काबुल नदी, और विपाशा को कहा जाता है व्यास नदी, और सरस्वती को कहा जाता है घग्गर नदी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग वैदिक सभ्यता को 3 वीडियो के माध्यम से अध्ययन किए और वैदिक सभ्यता आज हम लोग को खत्म होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।